हमने पिछले 2 वीडियोस में रिकॉम्पोजिशन जर्नी का ओवरव्यू और स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट डिस्कस किया था। इन शॉर्ट, स्ट्रैटेजी का पहला पार्ट एक स्लाइट डेफिसिट सस्टेन करना फॉर 4 to 6 वीक्स टिल मैं अपने डिज़ायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज तक जाता हूँ। वो डेफिसिट क्रिएट करने के लिए हमारे पास यूजुअली 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 कैलोरीज खा के वो डेफिसिट क्रिएट करना, या नंबर 2, एक्टिविटी लेवल या कार्डियो बढ़ाने से वो डेफिसिट क्रिएट करना। मैं पर्सनली इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके हर रोज़ 2000 कैलोरीज और 10 से 13,000 स्टेप्स इश, ये दोनों चीज़ें करके एक डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस पूरे रिकॉम्पोजिशन जर्नी का डिफ़िकल्ट पार्ट तब आएगा जब हम हमारे डिज़ायर्ड बॉडी फैट परसेंटेज तक पहुँचेंगे, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का दूसरा पार्ट है ये बॉडी फैट परसेंटेज पकड़ के वो बॉडी फैट परसेंटेज साल भर मेंटेन करके मसल मास और स्ट्रेंथ बिल्ड करना। और ये सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा डरावना लग सकता है, क्योंकि जब आप एक फ़ैट लॉस फेज़ या एक डाइट के बारे में सोचते हो तो लोग यूजुअली इसे एक टेम्पररी फेज़ की तरह देखते हैं और उनको ऐसे लगता है कि डाइट एक बार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस अपने पुराने हैबिट्स कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर यहाँ पर मेरा गोल लोगों को ये दिखाना है कि ये एक टेम्पररी स्ट्रैटेजी नहीं है। डाइटिंग, रिकॉम्पिंग, लीनर होना ये एक लाइफस्टाइल है जो लोगों को साल भर करनी चाहिए। और पर्सनली मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि मैंने पास्ट में 2 सालों के लिए ये ऑलरेडी किया है। मैं 2019 तक डर्टी बल्किंग करता था। वो डर्टी बल्क होने के बाद वो सारा अननेसेसरी बॉडी फैट हटाने के लिए मुझे 1 साल का समय लगा था। और 2020 और 2021 इन दोनों ईयर्स में मैंने क्लोज टू सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन किया था। मैं एक लीन हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज था। अगर मुझे एस्टिमेट करना होगा तो वो लगभग 10 या मे बी 10.5% के आसपास होगा। और इन स्पाइट ऑफ बीइंग लीन, इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग माई कैलोरीज, मैं जिम में अच्छा प्रोग्रेस बना रहा था। डे टू डे लाइफ में मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे थे और मेरा मसल मास और स्ट्रेंथ ऊपर जा रहा था। तो बिकॉज मैंने पास्ट में ये 2 सालों के लिए किया है, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं ये वापस करूँगा तो मैं एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा पाऊँगा। क्योंकि इस पूरे बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में लोगों का ये फियर रहता है कि अगर मैं डेफिसिट में खाऊँगा, अगर मैं लीन होते जाऊँगा तो मैं उस ड्यूरेशन में मसल मास बिल्कुल बिल्ड नहीं कर रहा। मसल बिल्ड करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: प्रोटीन, पानी और एनर्जी। क्या आपको एक कैलोरी डेफिसिट में प्रोटीन मिल रहा है? यस। क्या आपको एक कैलोरी डेफिसिट में पानी मिल रहा है? यस। क्या आपको एनर्जी मिल रही है? यस। क्योंकि बॉडी फैट क्या होता है? बॉडी फैट स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स होते हैं जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर रही होती है। तो सिंस ये तीनों चीज़ें हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिम में ट्रेन करते वक्त एक स्टिम्युलस है, आई बिलीव कि हम ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स भी अच्छा मसल मास बिल्ड करेंगे। और लीनर रहने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ही होगा कि हम विजुअली अच्छे दिखेंगे। अगर मैं 2017 से ट्रेन कर रहा हूँ तो मुझे साल के 9 महीने बॉडी फैट में कवर्ड अप नहीं रहना है। मैंने जो भी मसल मास बिल्ड किया है और जो भी फिज़िक बिल्ड किया है उसे मुझे जेन्युइनली साल भर एंजॉय करना है। सो ये होगा स्ट्रैटेजी का पार्ट 2। डिस्कस करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो हम आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। यही जो स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है, इस पे मुझे और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। पर अभी इस सुंदर 8 AM मॉर्निंग को स्टार्ट करने के लिए हम कोरिंथियंस जिम में एक बढ़िया सा पुश वर्कआउट लगाने वाले हैं। सो अगर आप ये चैनल कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा कि कोरिंथियंस क्लब की जिम रेनोवेट हो रही है। पर इन रियलिटी सिर्फ जिम नहीं, पर हम यूजुअली जहाँ से रिसेप्शन वो सब एंटर करते हैं वो भी उन्होंने पूरा डेमोलिश किया है, क्योंकि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नहीं बना रहा है। तो जो ओरिजिनल जिम उस बिल्डिंग के अंदर होती थी वो उन्होंने अब कार पार्किंग के बाजू में यहाँ पर बनवाई है। ये पहले मतलब पिछले 20 सालों के लिए इंडोर गेम जोन था, जहाँ पर पूल टेबल, टीटी टेबल, PS4 ये सब रखा हुआ होता था। पर उन्होंने ये छोटा सा कमरा टेम्परेरली जिम बनाया। तो कमरा छोटा सा है
पर इसका जो वाइब है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल है। आई डोंट नो वाई। कुछ लग्जरियस कुछ नहीं है, छोटा सा एक रेक्टेंगल है, छोटी सी रूम है जहाँ पर उन्होंने सारे वेट्स मूव किया है। तो जब तक वो जिम बन रहा है हम यहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी टीटी टेबल्स थे वो उन्होंने क्लब के बैक साइड पे मूव किया है, जहाँ पर मैं, आर्यन और नील हर शाम को ऑलमोस्ट टेबल टेनिस खेलने के लिए आते हैं। तो काफ़ी क्रेज़ी होगा, अंदर जाके देखते हैं। उस दिन जब मैं टीटी खेलने के लिए आया था तब मैंने ऐसे पीप किया था ग्लास के अंदर और दिखने में तो बहुत अच्छा था। लेट्स फाइंड आउट। मसल ब्लेज बायोजाइम आइसो जीरो के हर सर्विंग से मुझे 27 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे 50% ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। ये प्योर आइसोलेट प्रोटीन है, जीरो कार्ब्स होने की वजह से ये डाइटिंग करते वक्त एक बढ़िया ऑप्शन है। मसल ब्लेज अब सिंगापुर और दुबई में भी अवेलेबल है। अगर आप मुझे वहां से फॉलो करते हो तो गुड न्यूज, आप अपने सारे ऑर्डर्स पे डिस्काउंट पाने के लिए साकेत 30 इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की लिंक और वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को चेकआउट करने के लिए विजिट द मसल ब्लेज ऐप नाउ। Good reps only. Good reps only. Not done yet. अगर आप किसी को एक पर्टिकुलर चेस्ट वर्कआउट फोर्सफुली हर रोज़ करने के लिए बोलोगे तो उसके दिमाग में चेस्ट वर्कआउट लगाने का सिर्फ एक तरीका होता है। पर अगर आप किसी बंदे को ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करोगे तो वो बंदा जो भी चेस्ट वर्कआउट लगा रहा है उसके पीछे का सारा लॉजिक और सारा रीजनिंग ये समझ पाएगा। माई पॉइंट विद दिस इज़, अगर आपके ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे हैं तो आप किसी भी जिम में किसी भी टाइप के वर्कआउट स्टाइल, किसी भी टाइप के वर्कआउट इक्विपमेंट को लेके
उसे एक अच्छे चेस्ट वर्कआउट में कन्वर्ट कर सकते हो। इवॉल्व में हैमर स्ट्रेंथ की मशीनरी बहुत ही सुप्रीम होने की वजह से वहाँ पर हम जो चेस्ट वर्कआउट्स लगाते हैं वो यूजुअली 2 पैटर्न्स में होते हैं, मशीन चेस्ट प्रेस और केबल फ्लाई, या स्मिथ मशीन इंक्लाइन प्रेस और केबल फ्लाई। अगर मुझे इन दोनों के पीछे का जो रिजेम्बलेंस है और जो सिमिलैरिटी है वो दिख जाएगी, तो मैं वो सेम टेम्पलेट और सेम स्केलेटन अप्लाई करके किसी भी जिम में एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन लगा सकता हूँ। बाय दैट आई मीन, अगर हम इन दोनों वर्कआउट्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। इसके पीछे क्या है, एक प्रेस और एक फ्लाई, यहाँ पर क्या है, एक प्रेस और एक फ्लाई। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो चाहे मैं एक होटल जिम में हूँ या एक होम जिम में हूँ, मैं सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करके यहाँ पर भी एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सेशन लगा सकता हूँ। यहाँ पर हमारी आज के ट्रेनिंग सेशन की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली सेम होगी। फ़र्क यह है कि हम मशीन चेस्ट प्रेस या इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस लगाने के बजाय एक दूसरे टाइप का प्रेस लगा रहा है जो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। पर एट द एंड ऑफ द डे वो अभी भी एक कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। अग्रीड कि ये फ्री वेट है, वो मशीन बेस्ड स्टेबलाइज मूवमेंट्स है। अगर मैं इन तीनों सेट्स पे फेलियर तक जा रहा हूँ तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने चेस्ट को सेम अमाउंट ऑफ काम करवाया है। दूसरी चीज़, मेरे ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स इतने अच्छे होने की वजह से मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस एक थोड़े से हैवियर वेट के साथ लोअर रेप रेंज में 40 सेकेंड्स के करीब परफॉर्म करूँगा तो मुझे अपने जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पर मुझे क्या पता है कि 5 रेप्स से लेके 30 रेप्स तक अगर मैं इसके बीच में किसी भी रेप रेंज में फेलियर तक पहुंचूंगा तो मुझे सिमिलर हाइपरट्रोफी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए अपने जॉइंट्स को सेफ रखने के लिए डंबल्स जैसे पर्सनली मेरे लिए रिस्की मूवमेंट पे मैं थोड़े से लाइटर वेट्स, थोड़े से हायर रेप्स और थोड़ा सा हायर टाइम अंडर टेंशन ऐसे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके सेफली फेलियर तक पहुंच रहा हूँ। Not done yet. एक और। Not done yet. Come on. Not done yet. मैंने जर्मनी के पहले ये कहा था
कि मैं ट्रैवल करने के पहले यूजुअली और ट्रैवल करने के बाद पुश पुल लेग्स करना प्रेफर करता हूँ, पर उस टाइम पे मैं फुल्ली इन डेप्थ आपको इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो मुझे जल्दी से आप सबके साथ शेयर करना है। हम कल ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद जापान के लिए निकलने वाले हैं, और आज सुबह मैंने रियलाइज़ किया कि कल निकलने से पहले हमारे पास ट्रेन करने के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ बचती है। कल मैंने ऑलरेडी लेग्स ट्रेन किया था। हमारा यूजुअल 4 डे स्प्लिट क्या होता है? लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक एंड रेयर डेल्ट्स और आर्म्स। अगर मैं ये सेम 4 डे स्प्लिट लगाता तो आज हम चेस्ट एंड शोल्डर्स लगाते और कल हम बैक एंड रेयर डेल्ट्स लगाते, करेक्ट? इसका मतलब आर्म्स का क्या? आर्म्स रह जाते। जापान में या ट्रैवल करते वक्त मैं अगली बार कब जिम जाऊंगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है और ये बहुत अनसर्टन होता है। कुछ दिन होते हैं जहाँ पर प्लेन में नींद अच्छे से नहीं होती या ट्रैवल का शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग वेकेशन पे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं रहती। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आर्म्स ट्रेन करने के लिए या वो चौथा ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए 3 या 4 दिनों का गैप रह जाएगा, तो वो चांस मुझे बिल्कुल नहीं लेना है। इसकी वजह से आर्म्स के जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स है, उसमें से ट्राइसेप्स हमने आज मूव किया, मेकिंग इट अ कंप्लीट पुश डे, और बाइसेप्स हमने यहाँ मूव किया, मेकिंग इट अ कंप्लीट पुल डे। इससे एटलीस्ट मैं निकलने के पहले पीस ऑफ माइंड में रहता हूँ कि मैंने जाने के पहले अपने साइड से सारे मसल ग्रुप्स को अच्छे से स्टिम्युलेट किया। अब अगर 2-3 दिन मैं जिम नहीं भी जाता हूँ तो उस स्टिम्युलस से मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाएगी। तो आज का जो सेशन होगा वो यूजुअल से थोड़ा सा लंबा चलेगा। अगर हमारे नॉर्मल चेस्ट एंड शोल्डर डेज 45-50 मिनट्स में ख़त्म होते हैं, तो एक एडिशनल मसल ग्रुप यानी ट्राइसेप्स के 6 टोटल सेट्स लगाने के लिए ये एक 20 या 30 मिनट की एक्स्ट्रा टाइम कमिटमेंट है, विच आई एम रेडी टू मेक। क्योंकि इसके बाद ये 3 मसल ग्रुप्स अच्छे से रेस्ट करेंगे, हम प्लेन में बैठेंगे और हम एक सुंदर कंट्री एक्सप्लोर करेंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अगर लेट से निकलने के पहले मैंने कोई ट्रेनिंग की ही नहीं होती और सिर्फ 2 दिन बचते, तो मैं आइदर एक अपर लोअर ट्रेनिंग सेशन लगाता या एक पुश पुल लगाता, जहाँ पर मैं क्वाड्स को यहाँ पे और हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स को यहाँ पे ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग स्प्लिट्स निकलने के पहले बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं और वो नंबर 1 इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जाने के पहले कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज अवेलेबल है। अगर आपको ये पता है तो आप अपने खुद के सर्कमस्टांसेस के अराउंड एक टेम्पररी ट्रेनिंग स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गो एन्जॉय ऑन योर वेकेशन गिल्ट फ्री। Not done yet. Not done yet.
प्रॉबली जापान जाने के पहले और कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट हमारा आखिरी चेस्ट वर्कआउट अच्छे से पंप एंजॉय करते हैं। दिखता है मुझे अपने आँखों से यहाँ पर अपर चेस्ट का जो सेपरेशन है वो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेन दिखाई दे रही है, ये जो क्लैविकल एरिया बोलता है ये अच्छे से पॉप हो रहा है। एंड इट्स फनी बिकॉज हम ज़्यादा इंक्लाइन चेस्ट प्रेसिंग वर्क नहीं करते, तो जो लोग कहते हैं कि चेस्ट को हर एंगल से डिस्ट्रॉय करो, हमने हमारे प्रिंसिपल्स पे भरोसा रखा और ये नतीजा है। एक प्रेस एक फ्लाई, चाहे वो प्रेस इंक्लाइन प्रेस हो या एक फ्लैट प्रेस हो, मैं मानता हूँ कि आपका पूरा चेस्ट एज अ होल काम कर रहा है। तो इतने छोटे छोटे जो डिटेल्स होते हैं उस पर मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया। लुक एट दैट। क्लास। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर मिरर नहीं है तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता, पर आई कैन फील इट। ब्यूटी। ट्राइसेप पुश डाउन का आखिरी सेट लगाने के बाद मैं बस अपने स्टॉप वॉच की ओर देखते देखते काफ़ी जोन आउट हो गया, और तब मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन मिला। रियलाइजेशन ये था कि ट्रैवल करने के पहले जो भी 1 या 2 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनको मैं इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि मैं हर सेट को और भी ज़्यादा एफ़र्ट देके उसे और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बनाता हूँ और उसे मैं बहुत डीपली चेरिश करता हूँ। और इस बार के रियलाइजेशन की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि जब मैं घर वापस आऊँगा, जब हम हर रोज़ जिम जाना वापस हमारे रूटीन में चालू करेंगे, तब मुझे हर ट्रेनिंग सेशन वैसे अप्रोच करना है। आई वॉन्ट टू अप्रोच ईच ट्रेनिंग सेशन एज इफ़ इट इज़ माई लास्ट। आई फील लाइक अगर किसी ने ये माइंडसेट अच्छे से मास्टर किया तो वो फिटनेस में बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि यार अगर हम हर रोज़ ट्रेन कर रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज़ हर रोज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अननोइंगली चली जाती है और हम उसे जितना चेरिश करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो आने के बाद हम हर वर्कआउट को फुल ग्रैटिट्यूड के साथ 100% एफर्ट से भी ज़्यादा देके वी विल मेक ईच एंड एवरी ट्रेनिंग सेशन काउंट।